स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फरवरी मंथ कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और एसएससी रेलवे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी हाल ही में फरवरी 2022 में कुछ रैंकिंग्स जारी की गई हैं। उन रैंकिंग्स में देखते हैं भारत का क्या स्थान है। अभी हाल ही में EU डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है। ये इंडेक्स जो है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है और 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के टॉप पर है। भारत का जो अंक है वो 6.91 अंक के साथ भारत 46वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान 104वें स्थान पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, दूसरी रैंकिंग देखते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 55 देशों की लिस्ट में 43वें स्थान पर है। यहाँ पे भारत की रैंकिंग 43 है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम तथा यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन रैंकिंग्स में आपको सिर्फ इंडिया की रैंक क्या है इस पे ध्यान रखना है। उसके बाद से कौन सा देश इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है और इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये तीन मुख्य पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फरवरी मंथ के अपॉइंटमेंट्स देखते हैं जो नई नियुक्तियां हुई हैं फरवरी 2022 में, उन पे एक नज़र बनाते हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है। एनसीईआरटी के जो नए डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार शकलानी को एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका नया निदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। एक और अपॉइंटमेंट देखते हैं। चेयरमैन ऑफ यूजीसी के नए चेयरमैन जो है एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। एमडी सीईओ ऑफ एयर इंडिया, अभी हाल ही में ये फरवरी मंथ में ही ये नया अपॉइंटमेंट हुआ है। इल्कर अयासी को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और टाटा समूह की स्थापना जो है, टाटा समूह जो है एयर इंडिया को संचालित कर रहा है अभी। तो टाटा समूह की स्थापना 1868 में मुंबई में हुआ था। आगे नियुक्ति अगर देखते हैं हम, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, केंद्र ने दीपक दासगुप्ता के रिटायर होने के बाद सीजीए लेखा नियंत्रक वित्त विभाग सोनाली सिंह को दिया है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। सीजीए जो होता है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है और एक सीएजी होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो अभी यहाँ पे जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ये भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम सीजीए की बात करें, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, तो सीजीए जो है भारत सरकार के लेखा मामलों में प्रधान सलाहकार होता है तथा सीजीए जो है ये वित्त विभाग के अंतर्गत, सीजीए जो है ये वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। कौन? सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। जबकि सीएजी जो होता है ये एक स्वतंत्र प्रभार है। ये सीएजी रेलवे और रक्षा को छोड़कर सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लेखांकन से संबंधित कार्य करता है। भारत सरकार की सारी रिपोर्टों का जांच और ये सब सीएजी करता है। ये यहाँ पे अंतर है दोनों में, सीजीए और सीएजी में। आगे बढ़ते हैं। कुछ बुक्स और उनके ऑथर देखते हैं जो अभी हाल ही में फरवरी 2022 में जो लॉन्च की गई है बुक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। इस बुक को लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स इस बुक के राइटर हैं। बिल गेट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने इस किताब को लिखा। इस किताब में बताया है कि कैसे कोविड-19 को अंतिम महामारी बनाया जाए।
आगे और भी बुक देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पर ये बुक जो लिखा गया है, इसकी लेखिका है सागरिका घोष। सागरिका घोष जो है अटल बिहारी वाजपेयी की ये बुक के राइटर हैं। यह किताब पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी पे बेस्ड है, जिसे सागरिका घोष ने इस किताब को लिखा है। सागरिका घोष एक और ये एक पत्रकार हैं, इन्होंने एक और बुक लिखी है, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इसके भी ये लेखिका हैं सागरिका घोष। आगे देखते हैं कुछ फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम पर एक नजर बनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की अगर थीम की बात करें तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई है। और अगर 4 फरवरी की बात करें, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। इसका थीम जो है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। ये 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस की थीम है। 4 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। यह दिवस पहली बार संयुक्त राज्य द्वारा 2021 में मनाया गया है। ये यहाँ पे इसका ये एक्सप्लेन है इसके बारे में। 8 फरवरी की बात करें तो 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी अगर थीम की बात करें तो बेहतर इंटरनेट के लिए एकजुट, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ये 8 फरवरी 2022 की थीम है। 13 फरवरी की बात करें तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। और इसकी अगर थीम की बात करें वर्ल्ड रेडियो डे क्या, तो ये है रेडियो एंड ट्रस्ट। रेडियो एंड ट्रस्ट ये 2022 की थीम है विश्व रेडियो दिवस की। और 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और नेशनल साइंस डे की अगर थीम की बात करें 2022 के लिए, तो 2022 के लिए थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको आसानी होगा, बाद में आप ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? आपके ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है हाल ही में स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान किया गया है, एक तो गुजरात टाइटंस और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन हैं उन्हें हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। किसे? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को जो है गुजरात टाइटंस का कैप्टन बनाया गया है। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ सुपर जायंट्स टीम को खरीदा है। इसके कैप्टन हैं लोकेश राहुल। लोकेश राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान बनाया गया है। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को आप जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स जो है 2021 आईपीएल का विनर रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार ये टाइटल आईपीएल का जीत चुका है। जबकि मुंबई इंडियन की बात करें तो मुंबई इंडियन 5 बार आईपीएल की टाइटल ट्रॉफी जीत चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू, ये सीएसके की मार्केट वैल्यू है 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गई है। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यूनिकॉर्न एक तरीके का एक टैग है जो दिया जाता है किसी भी कंपनी को, या वेंचर कैपिटल मार्केट्स में ये शब्द यूज किया जाता है। जो कंपनी $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू को गेन कर लेती है या उसका कैपिटल वैल्यू हो जाता है, तो उसके बाद से उसे हम एक यूनिकॉर्न कंपनी की श्रेणी में रखते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स का भी हाल ही में 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है इस कंपनी की मार्केट वैल्यू, तो इसलिए इसे स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बोला गया है। यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, अगर 1 बिलियन की बात करें
1 बिलियन में 100 करोड़ रुपए होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ हो गया। और $1 की अगर वैल्यू की बात करें, अभी फिलहाल डॉलर और रुपीस का जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ी सी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए जो हमारा रुपीस का दाम है वो गिरता जा रहा है थोड़ा सा। अभी एक देखा जाए तो $1 की वैल्यू 76 रुपीज है। 76 रुपये $1 की वैल्यू है। तो अगर $1 बिलियन की बात करें तो यहाँ पे 76 $1 का हो जाएगा और 100 ये हो जाता है 7600 करोड़ रुपए जो है $1 बिलियन के बराबर हो गया। तो वही ये टच किया है सीएसके की मार्केट वैल्यू, जिससे इसे स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी का टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? आपके ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को 2032 के लिए ओलंपिक गेम्स की मेजबानी दी गई है। अगर जापान की बात करें तो जापान के टोक्यो शहर में 2020 का ओलंपिक गेम्स आयोजित किया गया था। और अगर 2024 ओलंपिक की बात करें तो फ्रांस में स्थित, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का जो है ओलंपिक गेम आयोजित किया जाएगा। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को आपको कैलिफोर्निया शहर में जो है, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में आपको 2028 का जो है ओलंपिक गेम आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में, लॉस एंजलिस शहर में 2028 का ओलंपिक गेम आयोजित किया जाएगा। लॉस एंजलिस ये कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया अमेरिका का ही एक प्रांत है। आगे बढ़ते हैं। इस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, पी.आर. श्रीजेश, रानी रामपाल। आप यहाँ पिक्चर में देखकर समझ गए होंगे। ये अवार्ड जो है पी.आर. श्रीजेश इंडिया के जो है हॉकी के ये गोलकीपर रहे हैं, तो इन्हें ही दिया गया है ये वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। और अगर डेनियल मेदवेदेव की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव जो है ये रसिया के खिलाड़ी हैं। डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल ने जो है 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन सिंगल मेन का टाइटल राफेल नडाल ने 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। और इन्होंने फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये टाइटल जीता है। और रानी रामपाल 2019 में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2020 में रानी रामपाल पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और अभी जो है पी.आर. श्रीजेश ने 2021 के अपने परफॉर्मेंस के लिए 2022 में इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश को वर्ल्ड गेम 2021 का अवार्ड जीता है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, जिन्हें 2019 में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2020 में यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी थी। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टार्स अवार्ड में पी.आर. श्रीजेश 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा साथ साथ। ये गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी पी.आर. श्रीजेश जीत चुके हैं, जो कि FIH के द्वारा दिया गया है। FIH की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? आपके ऑप्शन है उन्नति हुड्डा, किरण जॉर्ज, गायत्री गोपीचंद और ए और बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज दोनों ने ही ये टाइटल जीता है। दोनों की बात करें, अगर उन्नति हुड्डा की बात करें तो उन्नति हुड्डा ने
फीमेल कैटेगरी में उड़ीसा ओपन सिंगल टाइटल जो है जीता है। और किरण जार्ज की बात करें तो किरण जार्ज जो है ये मेल कैटेगरी में उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं किरण जार्ज जो है ये मेल कैटेगरी में उड़ीसा ओपन जीती हैं और उन्नति हुड्डा ने ये फीमेल कैटेगरी में जीता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022, यहाँ पे 2022 है, 2022-23 यूनियन बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को विकसित करने का ऐलान किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 400। तो केंद्रीय बजट में जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है 2022, इसमें जो है 400 वंदे भारत ट्रेनों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां पे महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं, अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों को विकसित किया जाएगा। इस बार के बजट में अगले 25 वर्ष 75 से लेके 100, इसे अमृतकाल महोत्सव, अमृतकाल कहा गया है 25 वर्षों को। इस 25 वर्षों के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा डिजिटल करेंसी की बात करें तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगाने की घोषणा की गई है तथा डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस चार्ज लगेगा। एक तरीके से भी ट्रांजैक्शन चार्ज में इंक्लूड है। भारत हर घर नल जल योजना, ये भारत सरकार का एक योजना है। हर घर नल से जल योजना 2022-23 के लिए 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा तथा इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कि चालू वित्त वर्ष की तुलना में 4.6% अधिक हैं। ये घोषित कुल खर्च है 2022-23 में। ये केंद्रीय बजट द्वारा बताया गया है कि 2022-23 में कुल इतने लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो रखा गया है वो जीडीपी का 6.9% रखा गया है। और पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत टीवी चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। आपको यहाँ पे बजट 2022-23 कि ये कुछ की पॉइंट हैं जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो जाए। कुछ और भी पॉइंट पर देखते हैं बजट से ही रिलेटेड। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास 8 से 8.5% रहने की उम्मीद जताई गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में राष्ट्रीय टेली हेल्थ नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम योजना भी शुरू की है। इन सभी पॉइंटों पे आप ध्यान रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने का इतिहास रचा है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और भारत। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत जो है अभी हाल ही में 1000 ओडीआई मैच खेलने वाला देश बन गया है। और ये जो भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच खेला है ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। अगले क्वेश्चन में दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच किस देश के खिलाफ खेला, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने खेला है। और भारत पहले स्थान पे सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने में है। और दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जो 958 के तकरीबन था। ये डाटा चेंज होता रहेगा क्योंकि ये देश आगे भी मैच खेलते रहे कंटिन्यूअस, इसलिए ये एक तरीके से अभी तक का ये डाटा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गुजरात का। गुजरात के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में चुना गया है।
ये भारत का 49वां रामसर स्थल है, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश के भी अभी हाल ही में रामसर स्थल की जो साइट है उस पर अपलोड किया गया है, अपडेट किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो है 48 बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या है, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य 48वें नंबर पर, और गुजरात का खिजाड़िया 49वें स्थान पर। इन दोनों को शामिल किया गया है रामसर स्थल में। जो उत्तर प्रदेश का बखिरा है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर जिले में स्थित है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है 2022 के लिए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 2 नए अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, जिसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई है। 48वां जो है ये बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक अब जो है टोटल 10 आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड जो है भारत के जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य हो गया है जहां पे 10 आर्द्र भूमि स्थित है। और 49वां जो है ये खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के जामनगर जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन आयोजित किया गया था। हर वर्ष 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम आप देख चुके हैं। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो भारत की पहली रामसर स्थल है वो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है, जो कि भारत का सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ी भी झील है और ये खारे पानी की झील है, ब्रैकिश वाटर झील है। और भारत के सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो वो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, केरल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की झांकी है। यहाँ पे 2 चीजों को इस झांकी में प्रस्तुत किया गया था। अगले पोर्शन में आप देखें तो ये ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसे इस झांकी में दिखाया गया है। और इसके पिछले हिस्से में आप देखें ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया है उसकी झलक है। तो इन दोनों को सामूहिक रूप से इस झांकी में शामिल किया गया है और ये उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसे ही सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है राफेल नडाल, नीरज चोपड़ा, एस्ले बार्टी, नाओमी ओसाका। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा। भारत के नीरज चोपड़ा को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। राफेल नडाल की बात करें तो राफेल नडाल जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष सिंगल कैटेगरी में ये 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता हैं। और एस्ले बार्टी की बात करें तो एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला सिंगल का खिताब 2022 अपने नाम किया है। और नाओमी ओसाका की बात करें तो नाओमी ओसाका भी ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती हैं महिला कैटेगरी सिंगल में, लेकिन इन्होंने वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला सिंगल कैटेगरी में नाओमी ओसाका ने जीता था। आगे देखते हैं।
नीरज चोपड़ा को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, ये नीरज चोपड़ा जो है अभी ये अवार्ड जीते नहीं हैं, क्योंकि इसके साथ ही और भी प्लेयर हैं, 5-6 प्लेयरों को जो है इस लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है और इसकी घोषणा अप्रैल मई में होगी। और 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये राफेल नडाल को दिया गया था। 2021 का जो ये विजेता है ये राफेल नडाल हैं मेल कैटेगरी में। और 2021 लॉरियस स्पोर्ट्स अगर वुमेन फीमेल कैटेगरी और महिला कैटेगरी में देखें तो नाओमी ओसाका ने जीता है 2021 का। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 मेल कैटेगरी राफेल नडाल, 2021 महिला कैटेगरी नाओमी ओसाका। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक नवदीप सिंह गिल हैं। ये भी फरवरी मंथ का ही करंट अफेयर है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये एक किताब लिखा गया है, इस किताब के राइटर हैं नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा के सम्मान में नीरज चोपड़ा ने जो है 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को, और तभी से जो है 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आपके ऑप्शन है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, यहाँ पे आपको दिख जाएगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इन्हें ही फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है, किसे? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और यहाँ पे अगर हम सोमा मंडल की बात करें तो सोमा मंडल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं कौन? सोमा मंडल सेल की। और अगर अलका मित्तल की बात करें तो अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। और अगर हर्षवती बिष्ट की बात करें तो हर्षवती बिष्ट जो है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष हर्षवती बिष्ट को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरीके से सेट हैं, ये सभी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में किसके द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नाबार्ड। तो नाबार्ड ने 11 राज्यों में, क्वेश्चन में और इसे पूछा जा सकता है कि जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है, कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो 11 राज्यों में जो है नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। और यहीं पे अगर हम थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में अगर बात करें तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंद रजलू चिंताला। गोविंद रजलू चिंताला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और नाबार्ड की अगर स्थापना की बात करें 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। और इसका नाबार्ड का अगर हेडक्वार्टर की बात करें, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और इस फरवरी मंथ के करंट अफेयर ग्रुप में रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है सेहत योजना शुरू किया गया है। सेहत योजना, हेल्थ प्लान ये जो है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है सन 2000, 2001, 2003, 2004, 2001। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी कला के क्षेत्र में
1999 से 2005 के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में भी इन्हें मनोनीत किया गया था। और कुछ और देखते हैं कौन कौन से और अवार्ड इन्हें दिए गए। 1969 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989, महाराष्ट्र भूषण 1997, पद्म विभूषण 1999। इन सारे अवार्ड को लता मंगेशकर जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? के ऑप्शन है शकीब उल गनी, अजय रोहेरा, ऋषभ पंत, हनुमा विहारी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शकीब उल गनी। शकीब उल गनी जो है ये बिहार के खिलाड़ी हैं। बिहार के इन्होंने जो है रणजी ट्रॉफी 2022 डेब्यू मैच में इन्होंने डेब्यू मैच में जो है 13 शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, भारत। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जापान। तो हाल ही में अभी जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जापान द्वारा हाइड्रोजन से चलित ट्रेन लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में अंडर 19 2022 भारत ने जीत लिया है। भारत ने जो है 2022 में भारत ने जो मैच जीता है इसके कप्तान जो है यश धूल हैं। यश धूल की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 2022 वर्ल्ड कप मैच जीत लिया है। यहां आप देख सकते हैं पिक्चर में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत ने इंग्लैंड को हराकर, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये रनर अप सेकेंड नंबर पे इंग्लैंड है। भारत ने जो है इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था। वेन्यू पूछा जाता है, यह वेस्ट इंडीज में आयोजन किया गया था। इससे पहले मोहम्मद कैफ ने सन 2000 में, विराट कोहली 2008, उन्मुक्त चंद 2012 और पृथ्वी शाह 2018 की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुका है। भारत ने 5वीं बार एस धूल की कप्तानी में 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। तो भारत ने चौथी बार, ये 5वीं बार जीता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। भारत के दिनेश बाबा ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में छक्का मारकर मैच को जिताया। तो महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में दिनेश बाबा ने जो है छक्का मारकर जिताया। तो इसलिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भारत को किसने छक्का मारकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया? तो यह है दिनेश बाबा जी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पिक्चर में दिख ही गया होगा। अक्षय कुमार को ही उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आमिर खान की बात करें तो आमिर खान को फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये सभी रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जो भी इस ऑप्शन में रखे गए हैं। अगर हम सलमान खान की बात करें तो सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और अगर संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कहां? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप उत्तराखंड में अभी हाल ही में ऋषभ पंत को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वंदना कटारिया को भी उत्तराखंड ने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। होता क्या है कि कोई भी स्टेट अपने अलग अलग स्कीम के लिए एक अलग अलग जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करता रहता है। तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड ने युवाओं को खेल कूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। और वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये अभी रिसेंट के ही
ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आरिफ खान। आरिफ खान जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जो कि शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 में हिस्सा लेने वाले ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और ये स्कीइंग, स्नो पर जो फिसलने वाला होता है, स्कीइंग में इन्होंने हिस्सा लिया है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय बने हैं आरिफ खान। हालांकि ये बीजिंग ओलंपिक शीतकालीन में ये कंप्लीट हो चुका है फरवरी में ही, और इसमें भारत ने कोई अवार्ड नहीं जीता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थान के नाम बदलने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है होशंगाबाद नगर का नाम बदलकर नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम, और बाबई का नाम बदलकर माखन नगर। तो उपयुक्त सभी ये सही हैं। इन तीनों जगहों का रिसेंट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नाम बदला गया है, इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोनपा आदिवासी समूह द्वारा मनाया जाने वाला तोरग्या महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, केरला, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा आदिवासी समूह द्वारा मनाया जाने वाला तोरग्या फेस्टिवल, तोरग्या महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है मोनपा, इसके द्वारा ये तोरग्या फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाने वाला है ये तोरग्या फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा आदिवासी समूह द्वारा तोरग्या फेस्टिवल मनाया जाता है। तीन दिवसीय महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। त्योहार का आकर्षण सा नाछम जो भिक्षुओं द्वारा छो ग्याल या और यम तसा मुंडे देवताओं के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान नृत्य हैं। ये अनुष्ठान नृत्य हैं, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष सिंगल के विजेता कौन है? ये पिछले क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है। राफेल नडाल जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष सिंगल के विजेता हैं। और डेनियल मेदवेदेव की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव को ही हराकर राफेल नडाल ने 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। इसके साथ एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव जो है 2021 के यूएस ओपन मेल सिंगल कैटेगरी में डेनियल मेदवेदेव ने ही अवार्ड जीता है 2021 का यूएस ओपन। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो 2021 में नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन मेन सिंगल कैटेगरी, फ्रेंच ओपन मेन सिंगल कैटेगरी और विंबलडन ओपन मेल सिंगल कैटेगरी, ये तीनों जो है ओपन को नोवाक जोकोविच ने 2021 का जीता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एशले बार्टी की बात करें तो एशले बार्टी ने 2022 के ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला सिंगल कैटेगरी 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन एशले बार्टी ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशियाई कप किसने जीता है? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, साउथ कोरिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चीन ने जो है AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशियाई कप जीत लिया है, जिसका आयोजन भारत द्वारा किया गया था। AFC वुमेन ये 2022 का जो है 2022 में इसका आयोजन भारत द्वारा किया गया था, जिसके विजेता है चीन ने जो है साउथ कोरिया को हराकर ये एशिया कप जीता है। AFC वुमेन एशिया कप 2022 का आयोजन भारत द्वारा किया गया है। AFC 2022 में चीन ने साउथ कोरिया को 3-2 से मात देकर 9वीं बार AFC महिला एशियाई कप को जीत लिया है। 2018 में इस प्रतियोगिता को जापान ने जीता था। और AFC की स्थापना 1954 में मनीला के फिलीपींस में हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बार बार आपको पूछा जाता है, ये कुआलालंपुर मलेशिया में है।
क्या AFC का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहले इग्लू कैफे का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ये है आपका इग्लू कैफे, ये स्नो का बना हुआ होता है। तो भारत के पहले इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया है। यह कैफे 2650 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल रेंज में स्थित है। ये 22 मीटर चौड़ा, 12.5 फीट ऊंचा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन लगाने वाला कौन सा देश है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत जो है DNA आधारित वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है। ये जो है जाइकोव डी, दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया है और ये जाइकोव डी भारत द्वारा लगाया गया है। इसे 12 साल के ऊपर के बच्चों को 3 खुराक दिया जाएगा। जाइकोव डी दुनिया का पहला प्लाज्मिक DNA वैक्सीन है। यह दर्द रहित बिना सुई का टीका है और इसका इफेक्टिव रेट जो है प्रभावी 66.6% ये प्रभावी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये जो है इंडिया फर्स्ट जियो पार्क केम अप एट जबलपुर मध्य प्रदेश। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में ये खोला गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। जियो पार्क की एक एकीकृत क्षेत्र है जो एक अस्थायी तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली भारतीय प्लास्टिक न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब डाबर कंपनी है। हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल लागू किया गया था? तो ये श्रीलंका में लागू हुआ था। हाल ही में जारी डाउनटाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2022 दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर ये इस्तांबुल बना है। और अगर भारत के शहर की बात करें तो 5वें स्थान पर पूरे विश्व में भारत का मुंबई शहर सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है। इसे एक क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डाउनटाउन इंडेक्स 2022 में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, या भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई जो है किस स्थान पर है? तो मुंबई 5वें स्थान पर है। कर्नाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चा में रहा? तो ये कर्नाटक का उडुपी जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चा में रहा है। हाल ही में इसरो ने किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? तो हाल ही में इसरो ने इनसैट 4B को निष्क्रिय किया गया है। अभी इंटरनेशनल सोलर जो स्टेशन है वहां से सभी देश अपने सैटेलाइट वहां पे छोड़ के, बहुत सारा वहां पे कूड़ा कचरा हो गया है, तो वहां से उसे साफ सफाई करने का काम चल रहा है। उसी प्रक्रिया में जो है एक सैटेलाइट जो अभी काम में नहीं है उनको निष्क्रिय किया जा रहा है, जो बहुत काफी पुराना हो चुकी हैं उनको निष्क्रिय किया जा रहा है। हाल ही में स्वर्गीय माधवराव लिमाये पुरस्कार किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का इसका भी सही जवाब हो जाएगा नितिन गडकरी। तो स्वर्गीय माधवराव लिमाये पुरस्कार नितिन गडकरी जी को दिया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये बन गए हैं गौतम अडानी जी। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।